नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा अरोड़ा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी कि कास्टिसिज्म के अंदर जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों के कारण क्या थे, हमने उसके बारे में चर्चा की। आज हम फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रेजेंट हुए हैं, जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। हमारे समाज का कमजोर वर्ग कौन सा है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम बात करें आगे की, इसमें हमारे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आखिर हैं कौन कौन, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से जब जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी टॉपिक के अंदर हम जब चर्चा कर रहे थे, उसके अंदर हमने बात की थी कि भी हम इसमें असमानता की बात करेंगे। असमानता चाहे लिंग के बीच में हो, असमानता चाहे वर्ण के बीच में हो। अब तक की हमने कई वीडियो के अंदर चर्चा की है, रूढ़िवादी के अनुसार चर्चा की, वर्ण विभेदन की चर्चा की, स्त्रियों के साथ लिंग विभेदन की चर्चा की। तो हमने काफ़ी सारी चर्चा अब तक हम इस वीडियो के इस ग्रुप के अंदर या इस वीडियो में हम कर चुके हैं। तो आज अगर हम बात करें कि सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामाजिक आर्थिक रूप से हमारे समाज में वर्ग कौन कौन से, सबसे पहले तो भी बात करें हम स्त्रियों की। जी वही तो है, 50% हिस्सा हम लोग शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक कमजोर वर्ग के रूप में हैं, जिसके लिए हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछड़ी जातियां, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय और अल्पसंख्यक समूह, हम इन सब के बारे में जानते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भी पिछड़ी जातियां कौन सी हैं। शूद्र जाति के अंदर आने वाली जातियां, जिनको पास नहीं बिठाया जाता था, पानी और जल इनको छूने की इजाजत नहीं थी, इनको मंदिर में आने का प्रवेश इनके लिए वर्जित था। तो कुछ इस तरीके की समस्याएं हमने देखी थी। पिछड़े वर्ग इसी में आते हैं। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि समाज जो है दो वर्गों में बंटता है। एक समृद्ध समाज जो पैसे वाला होता है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है उसका वो क्या करता है, शोषण करता है। जो कमजोर होंगे, कम होंगे, उनको जाहिर सी बात है कि एक सुरक्षा की आवश्यकता होगी, वो भी एक कम किसमें है, अल्पसंख्यक समूह के अंदर आएगा। अब हम चर्चा करते हैं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके कारण क्या है। अब इनके कारणों का सबसे बड़ा कारण, इनका सबसे बड़ा कारण जो है वो सामाजिक रूप से वंचित होना। मैंने अभी बीच बीच में एक दो बार कही, पिछली वीडियो में भी मैंने चर्चा की, इस वीडियो में भी, कि भी समाज के अंदर जब इन वर्गों को पास बैठने की इजाजत नहीं है, स्त्रियों की बात कहें तो समाज के अंदर अगर मैं बात करूं कि भी किसी भी तरीके की कि भी इनको ना बराबर बैठने का दर्जा नहीं है, स्त्रियों को घर के अंदर बंद करके रखा जाता था। सबसे पहले मैं स्त्रियों की बात, बंद करके रखा जाता था, एजुकेशन से दूर रखा जाता था। इनको सिर्फ इसलिए का भी घर पे खाना बनाने के लिए एक मशीन, घर के काम करने के लिए एक नौकर, फ्री ऑफ फंड का नौकर, इसलिए इनकी इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत भी महसूस किसी को नहीं होती थी। लेकिन ठीक है, और दूसरा, बाकी सामाजिक रूप से जो हम पिछड़े वर्ग की बात करें तो उनको नज़दीक आने नहीं देते थे, उनको साथ नहीं बैठने देते थे, उनको हमारे जो खान पान या कोई समारोह हो रहा है उसके अंदर आना उनका वर्जित था, उनको इनविटेशन नहीं दिया जाता था। पानी के जो नदी है, तालाब है, कुएं हैं, उनको छूने की इजाज़त नहीं थी। तो ये सब क्या थे, सामाजिक रूप से इनसे इन्हें वंचित रखा जाता था। आर्थिक रूप से इनका वंचित होना, जाहिर सी बात है कि भी जब ये वंचित सामाजिक तौर पर है, तो जो किसी भी तरीके से जो जमीन जायदाद है उनको खरीदने की, जमीन है, कोई प्रॉपर्टी है, उनको खरीदने की इजाजत नहीं थी, उन पर कब्जा करने की इजाजत नहीं थी, उनका अपना कोई खेत नहीं होता था, अपना कोई घर नहीं होता था। अगर ऐसी कोई स्थिति होती थी उनसे वो छीन लिया जाता था। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि इनका मेन कारण क्या था, इनको दबा के रखना। और महिलाओं की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वो भी आर्थिक रूप से वंचित थी, कि भी घर के अंदर रहना है, नौकरी नहीं करने देनी है, अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकते बराबर। जब अगर वही कहते हैं ना कि कमाने वाले का ही तो राज चलता है, तो जो कमाएगा उसी का अधिकार होगा, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसी का अधिकार होगा। पिछड़े वर्ग की बात करो तो, स्त्रियों की बात करें तो दोनों ही रूपों में ये क्या हो गए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। जब पैसा ही नहीं है तो आर्थिक रूप से कमजोर ही होंगे।
है ना। जब पैसा ही नहीं है तो आर्थिक रूप से कमजोर ही होंगे। तो ये इन्हें आर्थिक रूप से उन चीजों से क्या रखा जाता था, वंचित रखा जाता था। फिर सांस्कृतिक पृथकता वो भी थी। किस रूप में, मंदिर में प्रवेश नहीं था। यहाँ पे बात स्त्रियों की नहीं है, महिलाओं की नहीं है, महिलाओं के साथ कुछ समय के लिए होता है पर हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ पे पिछड़े वर्गों की बात हो रही है। अभी मंदिर में प्रवेश, पूजा पाठ की किसी चीजों को हाथ नहीं लगाने देते थे, मंदिर में प्रवेश वर्जित था, जहाँ शुभ काम होता था वहां इनको प्रवेश नहीं मिलता था। तो यहाँ पे वो अपने आप को एक तरह से क्या करते थे, सांस्कृतिक पृथकता महसूस करते थे। फिर राजनीतिक पृथकता, जाहिर सी बात है कि जब जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास सामाजिक रूप से जो उच्च होगा, जो आर्थिक रूप से उच्च होगा, उसी को राजनीतिक पृथकता होगी, वही राजनीतिक रूप से ऊपर जाएगा और बाकी तो नीचे ही रहेंगे। और सबसे मेन चीज कि इनको मताधिकार का भी नहीं था, कि मतलब किसी भी चीज के अंदर, किसी भी रूप के अंदर इन्हें मताधिकार का कोई अधिकार प्राप्ति नहीं था, मत देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इनसे किसी तरीके की कोई राजनीति, कोई किसी भी तरीके की कोई राय नहीं ली जाती थी। पिछड़े वर्ग से ये कंप्लीटली पिछड़ा हुआ वर्ग ही कहलाता था। अब इसके अंदर, अब इन सबको रोकना हमारे लिए उतना ही जरूरी था। अब रोके कैसे, इसके अंदर सबसे जरूरी ये था कि भारतीय सरकार जो थी, भारतीय सरकार ने फिर इस वर्ग को, कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए कई अधिनियम, कई नियम चलाए। जब भारत देश आजाद हुआ तो प्रजातंत्र जब हिंदुस्तान में आया तो इस तरह की कई कुरीतियां थी। पिछड़ा वर्ग जो था उनको बराबर ऊपर उठाने के लिए भारत सरकार ने कई नियम बनाए, जिसका श्रेय हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी को जाता है। उन्होंने संविधान में ऐसे नियम, ऐसे कानून रखे। बी.आर. अम्बेडकर जी ने खुद इस तरीके की चीजों को फेस किया हुआ था, तो उसी के अनुसार उन्होंने अपनी इसके अंदर डाला कि भी सबको समान अधिकार प्राप्त हो, इस देश के हर एक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो। संविधान, इस देश के किसी भी नागरिक को जाति, लिंग और किसी भी आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या क्या नियम बने, क्या क्या कानून थे, तो धारा 15 के अंदर पिछड़ी जाति के लोगों या अन्य किसी को, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उन्हें अन्य जाति के लोगों के समान ही किसी भी कुएं, तालाब और नदियों के प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान दी गई। और जो इसको रोकेगा उसके लिए दंडनीय अपराध भी रखा गया। मतलब आप उसे रोकने जाओगे ना तो आपको अपराध आप दंडनीय अपराधी कहलाओगे और आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको सजा मिलेगी। धारा 17 अस्पृश्यता, जो एक बहुत ही बड़ा कारण था, छुआछूत वाला, हमने फिल्मों में देखा है, सुना है, मैं भी ये कह सकती हूँ कि सुना है भी, उसको एक सामाजिक अपराध मानती है। अगर आप सामने से आप किसी को बोल दोगे कि भी आप दलित समाज से हैं या वर्ग से हैं, आप हमारे पास नहीं बैठ सकते, तो ये एक सामाजिक अपराध है और इसके लिए भी दंडनीय अपराध कहलाता है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। धारा 29 के अंतर्गत सभी स्कूल, सभी कॉलेज में पहले प्रवेश नहीं दिया जाता था। हम आज भी कई जगह किसी पुराने गांवों में देखते हैं कि जब स्कूल वगैरह में बच्चे जाते थे तो वहां पे उच्च जाति के बच्चों को टेबल पे बिठाया जाता था, निम्न जाति के लोगों को नीचे जमीन पे बिठाया जाता था। जो निम्न जाति के लोग थे उनके लिए, उनकी पहचान के लिए उनको धागा बांधा हुआ होता था या कोई अलग ड्रेस होती थी, ड्रेस कोड होता था। अगर आपको फिर भी अगर थोड़ा सा अगर ऐसा लगे कि भी ऐसी चीज देखनी है कहीं हल्की सी, तो आप मैडम गीता रानी मूवी देखिए, वहां पे आपको थोड़ा सा इसका बारे में मिल जाएगा। तो ये चीजें भी समाज के अंदर थी, तो वहां पे इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि भी किसी भी स्कूल कॉलेज में आप किसी पिछड़ी वर्ग के, पिछड़ी जाति के लोगों को प्रवेश देने के लिए मना नहीं कर सकते। उनको भी बिल्कुल समान अधिकार प्राप्त है उस किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी स्कूल, किसी भी विद्यालय के अंदर प्रवेश प्राप्त करने का। उसके बाद धारा 16, धारा 335 में पिछड़ी जातियों, पिछड़े वर्गों, इनको ऊपर उठाने के लिए सबसे मेन काम जो हुआ वो यहाँ हुआ। जो पिछड़ी जातियां ऊपर उठ कर आई उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे इन्हें विभिन्न प्रकार के क्या मिले, साधन मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, उपलब्धि प्राप्त करने के साधन, रास्ते मिले, जिससे ये आगे उठ सके। तो ये सबसे बड़ा कारण था
कि किसके अंतर्गत मिला, धारा 16 और धारा 335 के अंतर्गत इन्हें विभिन्न जातियों को सभी सरकारी नौकरियों के अंदर क्या मिला, आरक्षण मिला। ये बहुत बड़ी चीज थी और इसकी वजह से परिवर्तन भी बहुत आया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इसकी वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन आया आज के समय में। अस्पृश्यता नियम व जातिगत उन्मूलन नियम जो 1955 में पास हुए, उसकी वजह से आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा, नौकरी आदि के संदर्भ में विशेष अधिकार प्रदान किए। आजकल तो जो आर्थिक रूप से कमजोर, हम भी जानते हैं ईडब्ल्यूएस, ये इसीलिए मिला। ये किसको मिला जी? हम जनरल वालों को मिला। क्यों मिला? कि भाई हम भी कमजोर वर्ग में आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है। और बाकी क्या है, सभी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उनकी शिक्षा और नौकरी के आदि के संदर्भ में विशेष अधिकार प्राप्त हुए, जिससे हम कहते हैं कि आरक्षण मिला, है ना। अब हमने पीछे पढ़ा कि भारत सरकार किस तरीके से काम कर रही है, हमने ये पीछे पढ़ा कि भारत सरकार किस तरीके से धाराएं बना रही है उच्च शिक्षा को प्रदान करने के लिए, आरक्षण दिए गए। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि भाई भारत सरकार ने स्त्रियों और पिछड़े वर्ग को सुरक्षा व उच्च पद प्राप्त देने के लिए प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम। और जाहिर सी बात है कि हमने पीछे पढ़ा भी, सरकार ने नौकरियों तक में आरक्षण दे दिया पिछड़े वर्ग को, उन्होंने आरक्षण दे दिया भी। पिछड़े जो वर्ग है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके लिए एक स्पेशल आरक्षण है, स्पेशल स्थान प्राप्त है, ठीक है। लेकिन नौकरी भी तो तब करेंगे ना जब उन्हें वो बराबर इक्वल आए हुए होंगे, उनको बराबर की एजुकेशन मिलेगी। तो वो एजुकेशन कौन देगा? भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, जो समय समय पर शिक्षा के लिए अलग अलग आयोग बने। उन आयोग में हमेशा पिछड़े वर्ग और स्त्रियों के लिए समानता के अधिकार प्राप्त देने के लिए आयोग ने कई कार्य किए। अब जैसे दीवार आयोग ने 1960-61 में दिया, क्या किया कि उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति, पिछड़े कबीले, ओबीसी लोग जो है उनमें व्यवहारिक निपुणता और प्रशिक्षण, उन्हें व्यवहारिक निपुणता और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जितने भी पिछड़े कबीले हैं, ओबीसी वाले लोग हैं, उन्हें व्यवहारिक निपुणता और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसे बच्चे, मतलब किनको? ऐसे कबीलों को पढ़ाने के लिए ऐसे जो बच्चे हैं, उन नियुक्त किए गए जो अध्यापक हैं, उन्हें विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए ताकि वो वहां पे पढ़ाने के लिए आए, ठीक है। ऐसे स्कूलों में अब जो छोटी जाति के लोग होंगे या जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होंगे, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? भोजन, खाना पानी, ठीक है। तो जब किसी के पास, अब जैसे कोई गरीब लोग हैं, अब हमारे गरीब लोग हैं, वो बच्चे भी इसीलिए पैदा करते हैं कि भाई उनको कमाने के लिए 2 हाथ और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जनसंख्या का भी कारण। तो फिर ऐसी स्थिति में वो बच्चों को स्कूल थोड़ी ना भेजेंगे, वो कहेंगे भी अगर हम इसको स्कूल भेज देंगे तो नौकरी कौन करेगा। तो जाहिर सी बात है कि भाई ऐसे बच्चों को मुफ्त भोजन, कपड़े, पुस्तक और कॉपियां दी जानी चाहिए। और वो कहते हैं जी स्कूल जाना है, स्कूल भेजेंगे तो कपड़े भी दिलवाने पड़ेंगे, स्कूल भेजेंगे तो किताबें कॉपियां भी दिलवानी पड़ेंगी। जब फ्री में सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, अभी वहां पे गए हो तो आपको खाना भी दे रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं, कॉपियां भी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तो नंबर अपने आप स्कूलों के अंदर स्टूडेंट्स का बढ़ेगा। नियुक्त किए गए अध्यापक अपनी संस्कृति से भली भांति क्या होने चाहिए? परिचित होने चाहिए। जिसे खुद ही अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा, वो कैसे बढ़ा सकता है? 20, ठीक है। तो जितने भी अध्यापक नियुक्त किए जाने चाहिए, उन्हें अपनी संस्कृति का भली भांति से क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। भली भांति से वो क्या होनी चाहिए? परिचित होने चाहिए। पिछड़ी जाति, पिछड़ी वर्ग, ओबीसी वर्गों के जितने भी बालक हैं, उनको शिक्षा अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए ताकि उनको समझ में आ सके। और जो अनुकूल पुस्तकें हैं वो भी मातृभाषा में ही छपी हुई होनी चाहिए।
अनुकूल पुस्तकें भी मातृभाषा में ही छपवाई जानी चाहिए। तो ठीक है, अब इसके आगे बात करें हम। अब आगे कौन सा आयोग आया? आगे आयोग आया कोठारी आयोग। कोठारी आयोग में 1965-66, ठीक है। दीवार आयोग तो आया था किस में? 60-61 में, है ना, 60-61 में। और कोठारी आयोग आया 65-66 में। इन्होंने बात किस पे की? प्राइमरी शिक्षा में। वो कहते मूलभूत शिक्षा होनी चाहिए और मजबूत शिक्षा होनी चाहिए। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? मूलभूत शिक्षा और मजबूत शिक्षा होनी चाहिए। और सभी छात्र छात्राओं को, और इसके जो जहाँ पे ओबीसी वाले रहते हैं, जहाँ पे पिछड़ी कबीले हैं, पिछड़ी जातियां हैं, वहां पर ये वाले प्राइमरी स्कूल ज्यादा खोले जाने चाहिए। कहाँ पे भी स्कूल कहाँ खुले? जहाँ पे ओबीसी और पिछड़ी जातियों की आबादी ज्यादा है, ठीक है। अब जहाँ पे फ्री में शिक्षा, फिर वो लोग फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में किताबें दे रहे हैं, फ्री में पुस्तकें दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चे स्कूल आएंगे। अब यहाँ पे ये वाले जो छात्र हैं, इनके अंदर क्या दिया जाना चाहिए? इन्हें दिया जाना, इनको स्कॉलरशिप, इन्हें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, छात्रवृत्तियां मिलनी चाहिए, वजीफे मिलने चाहिए। मतलब कि अच्छे नंबर आएंगे तो आपको ये मिलेगा। वो सब क्या है? वजीफे। इस तरीके के उदाहरण से सेकेंडरी शिक्षा को क्या मिलने दी जानी चाहिए? एक आगे सेकेंडरी शिक्षा के लिए इन्होंने रास्ते खोले कि भी अधिकतर जो लोग थे, अधिकतर बच्चे थे, प्राइमरी शिक्षा करवा के बच्चों को छुड़वा देते थे। फिर वहां पे वो कहते कि तुम्हें पढ़ने के लिए ना, एजुकेशन के लिए हम स्कॉलरशिप भी देंगे। हम अगर इतने नंबर आएंगे तो हम आपको ना कॉपी किताबों के साथ साथ रुपए भी देंगे, इनाम भी मिलेगा, और एजुकेशन के लिए, और साथ में अगर दूर है तो किराया भी मिलेगा। तो ये सब करके भी एक तरह से लालच था कि बच्चों को सेकेंडरी शिक्षा तक रोक के रखना। फिर उच्चतर शिक्षा के लिए ये इस तरीके की शिक्षा देनी कि भी जो कौशल से पूर्ण हो। क्या हो? कौशल से पूर्ण हो। अब जब आगे बच्चों को दिखेगा कि भी हमें कोई स्किलिंग एजुकेशन मिल रही है, ऐसी एजुकेशन मिल रही है कि हम अपना करियर बना के हम अपने लिए भी खाने पीने की व्यवस्था, यानी कि नौकरी की व्यवस्था या कुछ अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो उस वहां पे भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी की गई, वजीफे भी यहाँ दिए गए। तो ये इन सब में क्या था? इन सब के साथ में ये उच्चतर शिक्षा दी गई। आगे बात करें किसकी? आगे फिर नीति आई कौन सी? शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, एनसीपी 1986। 1986 के क्या लक्ष्य और उद्देश्य थे? कक्षा 1 से 5 तक की जो पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्गों के बच्चे थे, उनका 100% नामांकन शिक्षा की प्राइमरी अवस्था में संतोषजनक उन्हें स्कूल में टिकाए रखना, यानी 5वीं तक या 8वीं तक की कक्षा तक उनको स्कूल में बनाए रखना, और उनका 100% यानी कि 100 के 100% बच्चे स्कूल आने ही चाहिए। 11 से 14 वर्ष के बच्चे कम से कम 75, यहाँ पे तो 100% था। अब यहाँ पे कहते हैं कि 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, कम से कम उनको स्कूल में 75% तक के बच्चों को स्कूल में क्या किया, टिका के रखना है, रोक के रखना है, बच्चा भागे नहीं, ठीक है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निम्नलिखित कार्य और सुझाव दिए। कौन कौन से? कि भी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां पिछड़ी जाति पर, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां पिछड़ी जाति पिछड़ी वर्ग के लिए हॉस्टल की सुविधा का प्रावधान, यानी जो घुमक्कड़ जीव है, घुमक्कड़ प्रजातियां हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी काम की कि भी उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करेगी कि भी अब यहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ सकते हो। कि भी हम तो घूमने वाली जाति हैं, हम कैसे छोड़े घुमक्कड़ जातियों के लिए। पिछड़ी जाति पिछड़े वर्ग के लिए कॉलोनी से लेकर गांव, स्कूल, जो इमारतें हैं, बालवाड़ियां, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी वहां पे बनाए गए। कहाँ पे? जहाँ पे पिछड़ी जातियां, जो कोठारी आयोग में भी था कि कॉलोनी में है, वहां पे जो गांव जिसमें पिछड़ी जाति के लोग हैं, वहां पर स्कूल की इमारतें, बालवाड़ियां, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाने के प्रावधान दिए गए। पिछड़े वर्ग के पाठ्यक्रम को मूल उन्मुख यानी कि स्किलिंग के बेस पे, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाना चाहिए। अभी बात की मैंने भी जो घुमक्कड़ जातियां हैं, घुमंतु, अल्प घुमंतु जो बाहर रखे जाते हैं, उन्हें भी, उनके ऊपर भी विशेष आवश्यकताएं और प्राथमिकता
दी जानी चाहिए। इनके तो पहले बोर्ड ही नहीं बनते थे, अब इनको धीरे धीरे सामान्य प्रजातियों में, सामान्य जनता में, सामान्य समुदाय में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये भी अपने बच्चों को समान शिक्षा प्रदान कर सके। इन्हीं बच्चों के लिए हॉस्टल भी बनाए गए, ताकि भी अगर ये घूम रहे हैं तो इनके बच्चे एक स्थान पर हॉस्टल में रह सकें। तो ये जो शिक्षा थी, आज हमने जो बात की, अब तक की हम बात करें, हमने भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में बात की, हमने इस वीडियो में बात की किसकी, हमने इस वीडियो में कमजोर, हमारे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कौन कौन से थे, हमने उसके बारे में बात की। हमने ये बात की कि भी इनके कारण क्या है, किस वजह से कमजोर है। फिर हमने ये देखा कि इनको सुरक्षा किस प्रकार दी जा सकती है, इसके लिए कौन कौन सी धाराएं लगी, समाज की तरफ से, प्रजातंत्र की तरफ से या संविधान की तरफ से। फिर उसके बाद में हमने आगे देखा ये कि भी शिक्षा, इसको बढ़ाने के लिए अगर इनके बढ़ाने वाले कदम जो हैं, भी धाराएं लगी, प्रजातंत्र के रूप में धाराएं सरकार ने लगा दी, लेकिन इनको ऊपर भी तो उठाना पड़ेगा। वो उठाने का काम कौन करेगा? शिक्षा के लिए भारतीय शिक्षा आयोग बना। भारतीय शिक्षा आयोग ने कई तरह के आयोग आए, जिसमें दीवार आयोग आया 60-61 में, कोठारी शिक्षा आयोग आया 65-66 में, भारतीय शिक्षा नीति आई 1886 में, और आज के दिन कौन सी शिक्षा नीति चल रही है? 2020 की शिक्षा नीति चल रही है। ठीक है, और फिर इसके अंदर कौन क्या क्या काम हुए, तो इन सब की चर्चा अब हम इस वीडियो में हम देख चुके हैं कि भी पिछड़े वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मूल उन्मूलन होना चाहिए, कॉलोनी के अंदर ही स्कूल होने चाहिए, घुमंतु प्रजातियों के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये सब 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत आया। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।